So today we'll be starting off this new chapter. I hope मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी, right? Okay. Yes, sir. Okay. Okay. तो हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करें. दिस इज द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 2. अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो ओ लेवल IGCSE में जो बॉन्डिंग था दैट इज वेरी वेरी सिंपल. वो बहुत आसान था, बहुत सिंपल चैप्टर था. लेकिन अब बॉन्डिंग इज वेरी डिफिकल्ट. ओके. अब हमारे पास जो है ना बॉन्डिंग काफी लेंदी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है. केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो हमारे पास दो टाइप की बॉन्डिंग होती है, एक आयोनिक, एक कोवलेंट, एक मेटालिक. आयोनिक के अंदर वी हैव कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. और इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. Whereas if I'm going to talk about covalent bonding, तो covalent bonding में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और ये बिटवीन नॉन मेटल्स होती है. वहां पे आयनिक बॉन्डिंग एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में है, और कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन नॉन मेटल से दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल्स होते हैं. हम लोगों ने ओ लेवल्स तक ये बात की होती है. ए लेवल्स में हम पढ़ेंगे कि देखें सर ये जो बॉन्डिंग है ना ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक पोलर एक नॉन पोलर. ओके. मतलब एक पोलर कैटेगरी हो गई, एक नॉन पोलर कैटेगरी हो गई. अगर हम ये पोलर और नॉन पोलर क्या होता है इस पे हम इंशाल्लाह अभी आते हैं. इसके अलावा अगर हम आगे चले तो हम बोलेंगे कि सर हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग. ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के अंदर होती है, जिसके अंदर अट्रैक्शन होती है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल कैटायंस एंड सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. मतलब कि आपके पास जो मेटल के एटम्स होते हैं ना वो ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके मेटल कैटायंस बना लेते हैं. ठीक है. तो उनके बीच में और सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन जो होती है उसे हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं. ये पूरा पार्ट अभी हम बहुत डिटेल में तीनों बॉन्डिंग्स को करेंगे. यहाँ से मैंने बेसिक इंट्रो दिया था. ठीक है जी. अब जरा आयोनिक बॉन्डिंग पे आते हैं. मुझे पहले बताइए ये बेसिक इंट्रो तक हद तक तो सब क्लियर है ना? ये बहुत हमने वो ओ लेवल्स आईजीसीएसई वाला पार्ट है, राइट? Yes. Yes, sir. जी। ओके. अब हमारे आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर हम कहते हैं सर आयोनिक बॉन्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between oppositely charged ions. Positive ions are usually from metals and negative ions are from non-metals. अब सवाल ये बनता है सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है? तो जरा इस वर्ड को भी देखते हैं. देखिए जी, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना ये वर्ड निकला है दो वर्ड से. मतलब ये वर्ड बना दो वर्ड से, आई मीन. एक वर्ड है इलेक्ट्रो विच इज जो कि इलेक्ट्रॉन से आता है, और एक वर्ड है स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि स्टेशनरी हो, एट रेस्ट हो, जैसे कि एक जगह बैठी हो. जैसे कि मैं अभी एक जगह बैठ के आपकी क्लास ले रहा हूँ, आप लोग एक जगह बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं. तो हम सब इस वक्त स्टैटिक है कि हाँ भाई एक जगह बैठे हुए हैं, हमें से कोई चल नहीं रहा, राइट? तो स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, स्टेशनरी. और इलेक्ट्रोवर्ट निकला है इलेक्ट्रॉन से, मतलब हम चार्ज को जब कर रहे हैं. मतलब कहने का मकसद क्या है कि कभी भी कोई भी दो चार्ज बॉडीज, कभी भी दो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स आइंस, जो मतलब एटम्स नहीं, कभी भी दो पॉजिटिवली चार्ज आइंस हो गए, कोई भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हो गए. हम अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को या चार्ज आइंस को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लेकर आएंगे या एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी. लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा मैं दो प्रोटॉन्स को लेकर आ रहा हूँ एक दूसरे के सामने, राइट? तो हम कहेंगे सर दोनों प्रोटॉन्स का सेम चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्जन वाली फोर्स होगी. ये जो रिपल्जन है ना ये कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, बिकॉज ये रिपल्जन चार्ज की वजह से आ रही है. गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन. सिमिलरली अगर लेट्स से मैं आपके सामने सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ले आता हूँ तो ऑफ कोर्स वो दोनों अपोजिटली चार्ज आयन्स है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो जब भी कोई भी आपके पास आयन्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अब यहाँ पे वो अट्रैक्ट करें तो ये अट्रैक्शन क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहलाएगी. मतलब सर कहीं पे भी कोई भी दो, आप ऐसी रैंडमली कोई भी दो चार्जेस ले आओ, दो पॉजिटिव चार्जेस पकड़ लेते हैं ऐसे ही, बस ना मैं मतलब एक रैंडम केस कर रहा हूँ. दो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं. अगर हम इन दो पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इनके बीच में हमें बेसिकली क्या मिलेगी? रिपल्जन मिलेगी. ये जो रिपल्जन है ना ये आम रिपल्जन नहीं कहलाएगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगी. मुझे बताएं ये वर्ड समझ आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब हो जाएगा, राइट? मतलब कि सर कभी भी कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स हो, कभी भी दो चार्ज पार्टिकल हो, चाहे अगर उनका साइन सेम चार्ज होगा तो फिर रिपल्जन होगी, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगी. वो अट्रैक्शन या वो रिपल्जन क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगी, बिकॉज वो उनके चार्ज की वजह से है, राइट? यस और नो? बात समझ आ रही है? Yes. सबको क्लियर है? यूशा? Yes, sir. ओके. सो हम कहते हैं कि देखिए सर आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है? इट इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आइंस. अपोजिटली चार्ज आइंस कौन कौन से सर? जैसे कि कैटाइन और एराइंस. सोडियम काइन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया. तो इन अपोजिटली चार्ज आइंस के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो आयनिक बॉन्डिंग कहलाती है. जो पॉजिटिव आइंस होते हैं, मतलब कि सर जो हमारे कैटाइंस होते हैं, जो हमारे कैटाइंस होते हैं, दीज आर यूजुअली फ्रॉम मेटल्स, वेयर एज द नेगेटिव आइंस जो कि हमारे पास हमारे नॉन मेटल्स होते हैं. जो नॉन मेटल्स आइंस है दे आर फ्रॉम हमारे पास. अच्छा मैंने कैटाइंस, रुको रुको रुको,
यहाँ मैंने एनाइन लिखा था। जो हमारे नेगेटिव आइंस है वो बेसिकली एनाइंस कहलाते हैं। तो पॉजिटिव आइंस जो कैटाइंस होते हैं दोज आर फ्रॉम मेटल्स, एंड जो नेगेटिव आइंस है ना ये बेसिकली नॉन मेटल्स के बीच के से हमें मिलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वाले टर्म पे आते हैं, तो वो हमसे कह रहे हैं कि इन दीज बॉन्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स। यहीं पे रुक जाते हैं। अब ये सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ओ लेवल से आईजीसीएसई के बच्चे के लिए एक न्यू टर्म है, बिकॉज हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टर्म पढ़ा ही नहीं है। तो ये जो ये वाला सेंटेंस है ना, इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं। हम नीचे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, देखें यहाँ पे, फिर हम दोबारा इस बात पे आएंगे, ओके। बट फॉर नाउ मैं ये कह रहा हूँ कि आयनिक बॉन्डिंग क्या है सर? रिजल्ट है फॉर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब कि बिकॉज ऑफ द चार्जेस उनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आइंस। पॉजिटिव आइंस जो कि कैटाइंस है वो फ्रॉम मेटल्स है, नेगेटिव आइंस जो कि एनाइंस है वो फ्रॉम नॉन मेटल्स है, ठीक है जी। अब देखिए बात सारी ऐसी है कि अब हमारे पास इसके डॉट एंड क्रॉस भी बनाने को आ जाते हैं। तो अगर मुझे कभी भी डॉट एंड क्रॉस बनाना हो ना, हम लोग बेसिकली, अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि देखिए बेटा, अगर आप लोग एएस नॉलेज के हिसाब से जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो आप लोग घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि फॉर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स वी विल यूज ओ लेवल्स नॉलेज। ओ लेवल्स नॉलेज क्या थी सर? पहले शेल में दो, फिर आठ, फिर वन, दूसरे शेल में दो, फिर आठ, फिर सेवन, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, उमर आप मुझे बताओ, ये थर्ड शेल है राइट, है ना? थर्ड शेल की मैक्सिमम जी। कैपेसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की? अगर हम थोड़ा ओ लेवल्स या अ, आईजीसीएसई नॉलेज की बात करें, 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है मैक्सिमम कैपेसिटी, राइट? यस और नो? हाँ। या। सो अगर इस बेसिकली अब सोडियम को अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दी, इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। तो मुझे बताइए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज। बिकॉज दैट्स द मोस्ट इजी पार्ट, राइट? वेरास अगर मैं इसकी बात करूं जी। आयशा, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। तो आयशा ये क्या करेगा? गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये बेसिक हम इनकी डॉट का स्ट्रक्चर बना देंगे। वो सोडियम आ गया, यहाँ एक हमारे पास चार्ज आ जाएगा, वो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाएगा। तो ये बेसिक डॉट क्रॉस डायग्राम्स है जो हम लोगों ने अपने ओ लेवल्स के अंदर भी करी है। होमवर्क के अंदर से आप मैग्नीशियम ऑक्साइड और Al2O3 और साथ साथ MgCl2, इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना कर आएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, मुझे होमवर्क शेयर करना है मेरे पर्सनल नंबर पे, ठीक है जी। आगे चलो, फॉर नाउ अभी तक हमने जो बात की बहुत बेसिक बात की है, वो सब क्लियर है? आगे चले, राइट? आगे चलो, सही, यस और नो गाइस? या। बाय द वे, Yes, sir. बाय द वे आई हैव ओपन चैट बॉक्स एज वेल, तो आप लोग चैट पे भी मुझे यस नो क्लियर लिख सकते हैं, इफ यू मतलब इफ इट्स टेकिंग अ बिट लॉन्गर टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिस्पॉन्ड मी, ठीक है। अच्छा जी। अब Okay. हम अब हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कहते हैं सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम दैट डिस्क्राइब्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात थोड़ी डिफरेंट सी है, जरा इसको समझते हैं। मुझे बताएं, ये मैंने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाई है HCl की, ठीक है। HCl की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाई है, तो अगेन ये कोवलेंट कंपाउंड है, इनके बीच में ये ओवरलैप होगा, राइट? यस और नो? अब एक ही आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर Yes, शेयर sir. हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे बताएं, क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिवली चार्ज है ना? ये इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिवली जी। चार्ज है। और अगर हम यस। सोडियम के न्यूक्लियस की बात करते हैं और क्लोरीन के न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो इन दोनों में ये दोनों आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है। तो डोंट यू थिंक कि ये दोनों के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में अट्रैक्शन होगी थोड़ी सी, जिनको हम इस तरह शो करेंगे? या। Yes. या। आप मुझे बताएं, आप बहुत गौर से जरा मेरी बात को सुने और मुझे ये बताएं कि आपके पास जो ना ये क्लोरीन का न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, सोडियम और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कौन कर सकता है, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन? क्लोरीन। Chlorine, मीन। वाई क्लोरीन, वाई क्लोरीन? more electrons, मोर इलेक्ट्रॉन्स? मैं तो बेटा अभी more इलेक्ट्रॉन की, negative charges. नो नो लिसन टू मी, लिसन टू मी। ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम Okay. है, मुझे बताएं, यस राइट, यस और नो? मैं से बहुत बेसिक बात कह रहा हूँ, ये देखें। Oh, hydrogen nucleus then क्योंकि उसका न्यूक्लियस करीब है और वो छोटा है. अब मेरी बात सुनो, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिवली चार्ज है और ये दोनों के न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होंगे, राइट? मेरा सिर्फ आपसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर तरीके से इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर सकता है, क्लोरीन या हाइड्रोजन? क्लोरीन। क्लोरीन।
वाई क्लोरीन? It's a Has a higher nuclear charge. अगर हम बात करते हैं ना, तो हम ये कहेंगे, देखिए सर, ये जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर पावर है 17 प्रोटॉन्स की। इसके पास सर 17 प्रोटॉन्स है। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है? आई जस्ट हैव 1 प्रोटॉन, राइट? तो आप मुझे बताएं, बेसिकली न्यूक्लियस अट्रैक्ट किस तरह करता है? पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ही तो करता है। अगर हम ये जो वर्ड बोले, जो अभी आयशा ने मैं वर्ड बताया है, न्यूक्लियर चार्ज, इस वर्ड का मतलब क्या है सर? बेसिकली आपके पास ना न्यूक्लियस के अंदर देखें, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, और वो प्रोटॉन्स बेसिकली क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ये जो आपको प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन मिलती है ना, इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। मतलब कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा दोबारा एक दफा रिपीट कर दे। बिल्कुल कर देता हूँ। ये देखो न्यूक्लियर चार्ज है, इसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, बिकॉज प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है, दोनों अपोजिटली चार्ज है। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। वो जो अट्रैक्शन होगी ना, वो कहलाएगी न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। अब बात सारी ऐसी है, यूशा आप मुझे बताएं जरा, देखें हाइड्रोजन का न्यूक्लियस के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, क्लोरीन के न्यूक्लियस के पास 17 mm-hmm. प्रोटॉन्स है। तो डोंट यू थिंक कि क्लोरीन का न्यूक्लियस Yes. स्ट्रॉन्गर है? Yeah. राइट। अब मुझे उमर ये बताएं कि अगर क्लोरीन का न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर है, सो डोंट यू थिंक ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा? राइट। जी। तो जब वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा, कहना है इसे कि यहाँ पे मतलब क्लोरीन की जो है ना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। या इन अदर वर्ड्स, जो है ना क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो मोर पावरफुल है, वो मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? यस और नो? जी। तो या। हम Yes. तो हम कहेंगे सर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम क्या कहेंगे? हम सबसे पहले बोलेंगे, देखिए सर क्लोरीन जो है ना मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा किसको? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये जो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। देयरफॉर हम कहेंगे, क्योंकि देखिए सर क्लोरीन का न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, देयरफॉर आपके पास जो क्लोरीन होगा ना, हम कहेंगे क्लोरीन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर ये बात समझ नहीं आई। देखें जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताएं, क्या क्लोरीन यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस और नो? तीनों बच्चे बताएं प्लीज। Yes. यस। ऐसा ही है। Yes. अब आयशा मुझे बताएं, अगर क्लोरीन का न्यूक्लियस मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्या पढ़ा सर? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि सर द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब क्लोरीन के न्यूक्लियस की वो पावर ज्यादा है, कहना है कि क्लोरीन का न्यूक्लियस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस और नो? Yes. Yes. ठीक है जी सर, Yes. डन हो गया। मतलब कि सर देखें, अगर हमारे पास ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एक्स अगर इनको मोर अट्रैक्ट कर रहा है मोर स्ट्रांगली, तो एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। और अगर वाई इनको अट्रैक्ट कर रहा है कंपेरेटिवली लेस स्ट्रांगली, तो वो क्या हो जाएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसमें कम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखिए सर, बात सारी ऐसी है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इसको हम मेजर करते हैं पॉलिंग स्केल के ऊपर, जिसकी वैल्यू 0 से 4 तक की होती है। अब हमारे सिलेबस में पॉलिंग स्केल नहीं है, मतलब यू आर नॉट सपोज टू नो कि पॉलिंग स्केल की वैल्यूज क्या है, यू आर नॉट सपोज टू नो कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, या ये किस तरीके से काम करता है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और हमें बेसिकली मेजर करते हैं, आई कैन से, बाय द हेल्प ऑफ पॉलिंग स्केल। हमारे पास जैसे कि देखें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4.0 है, और हाइड्रोजन की कितनी है? 2.0। मतलब कि सर आपके पास जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो 4 पे हो जाएगा, और लीस्ट होते 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 हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0 तक चली जाएगी। मुझे बताइए, ये बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? जी। Yes. Yes. ओके जी। तो हम इसमें ये बात कहेंगे कि देखिए सर, अब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल गया, पॉलिंग स्केल की बात पता चल गई। अब हम आ रहे हैं ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ट्रेंड का मतलब होता है कि अक्रॉस द पीरियड आपको कोई रिपीटेटिव पैटर्न नजर आ रहा है, या डाउन द ग्रुप कोई रिपीटेटिव पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप जल्दी से पहले पहले हम डाउन द ग्रुप पे आते हैं। डाउन द ग्रुप मुझे बताएं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 11 है, फिर 19 है, फिर 37 है। तो कहना है से डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़े,
बिकॉज मेरे जी पास हम्म नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं और एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है, राइट? यस और नो? Yes. यस ठीक है, अब जरा यस ना यहाँ पे बनाते हैं। ये देखो, हमने बेसिकली यहाँ पे मैंने लिथियम भी बनाया हुआ है और सोडियम भी और पोटेशियम भी। तो ये लिथियम था, फिर सोडियम था, पोटेशियम था। तो डाउन द ग्रुप मेरे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़े। देखो, इसमें दो थे, इसमें तीन थे, इसमें एक दो तीन चार शेल्स है। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़े हैं। शील्डिंग शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, किसी को पता है? शील्डिंग इफेक्ट, यूशा या उमर, आप लोग को पता है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? जी। नॉट नो नॉट एग्जैक्टली। आयशा, आपको पता है क्या होता है शील्डिंग हम्म इफेक्ट? Tendency to lose electrons. टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। like if I Yeah. if I ask you to explain shielding effect, तो हम उसको क्या कहेंगे कि it is the tendency of an atom to lose electrons. Not exactly दो, थोड़ा सा इसको ना बेहतर करना पड़ेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट की बात करूँ ना, तो जरा मुझे सब गौर से देख के बताएं। क्या लिथियम के अंदर ये जो तीन इलेक्ट्रॉन्स है, इन तीनों का नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, राइट? और ये जो न्यूक्लियस है उसका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मुझे बताएं, क्या ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा? या तो यस तो जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, वो जब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे वो कहलाएगी न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। अब जरा बहुत बेसिक होकर मेरी बात समझो, मुझे बताएं। कहना है से कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये मेरे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज समझो, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। बट न्यूक्लियस के सामने सबसे पहले ये दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो कहना है से कि ये इलेक्ट्रॉन इज शील्डेड बाय टू इलेक्ट्रॉन। इसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसको इस तरह समझे कि समवन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग। कोई बंदा सेंटर में खड़ा होकर कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और आपके आगे दो बंदे हैं और फिर आप हो। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यूर बीइंग शील्डेड बाय टू बंदे, लाइक यूर बीइंग शील्डेड बाय टू पर्सन, राइट? यस ये बात समझ आ रही है कि अगर मेरे आगे कुछ लोग होंगे तो वो मुझे शील्ड करेंगे। देयरफॉर आई एम गोना से इट लाइक दिस कि दिस इलेक्ट्रॉन इज शील्डेड बाय टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन के आगे टू इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे बताएं, उमर, उमर मुझे ये बताएं कि ये मेरा वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके और न्यूक्लियस के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? थ्री लेट्स काउंट। इस थ्री नहीं, हम पूरे पूरे शेल्स के गिनेंगे। देखो, वन टू थ्री और फोर पूरे फाइव अच्छा सिक्स सेवन एट नाइन टेन। कैन आई से 10 इलेक्ट्रॉन्स? राइट, यस और नो? या अब आप मुझे बताएं, लेट्स से इफ समवन वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, जो यहाँ पे खड़ा हुआ था और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे आगे 10 लोग हैं? या अपेरेंटली, राइट? तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट होता है ये शील्डिंग इफेक्ट का। तो बेसिकली ये हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ते हैं, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में आप लोग को मिल भी जाएगा। सो अगेन हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो कहना है से कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन वीक हो जाएंगी, राइट? यस और नो? यस Yes. अब मुझे जरा ना ये बात बताएं, युषा, आप। युषा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, मैंने ना एक इलेक्ट्रॉन को पिक करा है। मैं पहले लिथियम के बाद लेकर आया, फिर सोडियम के बाद लेकर आया, फिर पोटेशियम के बाद लेकर आया। मुझे बताएं, इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली कौन अट्रैक्ट करेगा, लिथियम, सोडियम या लिथियम पोटेशियम? लिथियम। क्यों लिथियम उमर लिथियम क्यों करेगा? बिकॉज लिथियम का न्यूक्लियस। जी उमर, उमर आप मुझे बताएं। युषा कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है ना, क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट है, बिल्कुल। बिकॉज सर, जो लिथियम का ना एटॉमिक रेडियस छोटा है, तो वो बेसिकली न्यूक्लियस के करीब है, तो इस पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। तो अब मुझे बताएं, क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे वैसे इन तीनों में से देख के बताएं कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? इट वाज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब मुझे बताएं, यहाँ ज्यादा स्ट्रांगली कौन अट्रैक्ट करेगा, लिथियम, सोडियम या पोटेशियम? पोटेशियम पोटेशियम, ओके। आपको क्या लगता है युषा, लिथियम नहीं करेगा? potassium because it has the most protons बट द पॉइंट इज दैट कि पोटेशियम के आगे ना शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है। oh yes कहना ऐसे है कि पोटेशियम और hmm न्यूक्लियस के बीच में ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। yes या तो डोंट यू थिंक कि ये जब एटम अपनी अट्रैक्शन आगे लेके जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन शील्ड कर देंगे, बिकॉज इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? लेट्स से mm-hmm. लेट्स से समवन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग। केस ए के अंदर मेरे आगे तीन तीन बंदे थे। केस ए के अंदर मेरे पास आगे दो बंदे थे। केस बी के अंदर मेरे आगे 18 लोग हैं। केस सी के अंदर मेरे पास आगे 10 लोग हैं। तो आप मुझे बताएं, जब यहाँ शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है,
तो कहना है से कि ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को लेस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। यस और नो? Yes. ठीक है, ये बात Yeah. समझ आ रही है उमर? सो हम कहेंगे सर डाउन द Did ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। आयशा मुझे बताइए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? आयशा कैन यू हेयर मी? Yeah, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? डू यू रिमेम्बर, या इसको हल्का सा रिकॉल करें? recall करते हैं। रिकॉल करते हैं, ओके। तो चलो अभी ना मैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वर्ड अभी यूज कर ही नहीं रहा, मैं अभी इसको साथ लेके आता हूँ। आई एम गोना से कि बस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर इन अदर वर्ड्स के न्यूक्लियस की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कम हो रही है। देयरफॉर व्हिच मींस दैट न्यूक्लियस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज। देयरफॉर डाउन द ग्रुप आपके पास एटम्स ना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। अब ना 1 मिनट अजान हो रही है, ठीक है? आप जरा ना अक्रॉस द पेड वाली बात को जस्ट रीड करें, फिर हम अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं, ओके? गिव मी 2 मिनट्स, बस अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू Yes, करते okay. हैं। sir. ना वी वर डिस्कसिंग कि अभी सर हमने ना ये वाली बात को अभी तक सिर्फ इसको नहीं करा हुआ डिस्कस कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों डिक्रीज हो रहा है। बस हमने ये बोला है कि न्यूक्लियस की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रही है। क्यों? बिकॉज सर लिथियम के अगर आप देखें, लिथियम जब आ रहा है ना तो इसके आगे समझे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। पोटेशियम के आगे बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड सोडियम के आगे अराउंड अराउंड 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब आपके पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, कि मतलब समझो समवन वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, मेरे आगे जब ज्यादा लोग हैं, तो फिर मुझे वो जो सामान बेचेगा वो मुझे बताएं क्या मुझे सामान दे रहा होगा, मुझे वो कम मिलेगा, राइट? सो द पॉइंट इज दैट कि जब आपके पास चीजें दूर दूर हो जाती हैं, तो न्यूक्लियस की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन कम होती है, तो आपके पास जो है ना जो एटम्स है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। अब जरा ऊपर आते हैं, मुझे बताएं ये सोडियम और क्लोरीन ये दोनों पीरियड 3 के अंदर है। आयशा हमने कोई पीरियड 3 का ट्रेंड पढ़ा है क्या? कोई कोई पीरियड 3 की अलग से मतलब कोई पीरियड अक्रॉस द पीरियड क्या होता है हमारे पास? पीरियड का कोई ट्रेंड पढ़ा है हमने? जी आयशा। पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी इंक्रीज नो होती नो है, नो नो शील्डिंग नो 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 कांस्टेंट नो नो, रहती वेट है। वेट वेट वेट, आई एम सेइंग कि हमने ओ लेवल्स के अंदर एक ये बात पढ़ी थी, ओ लेवल स्टाइलिस के अंदर, कि सर डाउन द ग्रुप जो है ना, या लेट्स नॉट डाउन द ग्रुप बेसिकली, हम ये कहते हैं सर हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो जो नंबर होगा वो बेसिकली ग्रुप के नंबर को रिजेंबल करेगा। मतलब सर ग्रुप 1 के जितने इलेक्ट्रॉन सबके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट उनके पास 2, 3 के जितने एलिमेंट उनके पास 3, 4 के जितने एलिमेंट उनके पास 4, और 5 के जितने एलिमेंट उनके पास 5। लेकिन हमने पीरियड का भी एक ट्रेंड पढ़ा होता है, हम ये कहते हैं कि सर जो पीरियड नंबर है ना दैट विल कोरिस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। मतलब कि अगर आपके पास ये जो सोडियम और लिथियम है, सोडियम और क्लोरीन जो है, सॉरी नॉट लिथियम, माय बैड, सोडियम और जो क्लोरीन है, ये दोनों कौन से पीरियड का पार्ट है? 2 का, 3 का? जी, Three. पीरियड 3। वाई सर? बिकॉज पीरियड 1 ये रहा, पीरियड 2 ये है, और पीरियड 3 ये है, राइट? तो ये तीनों पीरियड 3 का पार्ट है। इसका पता है क्या मतलब है? कि इन तीनों के पास, इन दोनों के पास ना 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स होंगे। ठीक है, कैसे जरा जल्दी से देखते हैं। ये सोडियम आ गया हमारे पास, सोडियम बेसिकली 11 है, एंड क्लोरीन बेसिकली अभी 17 है। मैं ओ लेवल नॉलेज पे आ रहा हूँ। फर्स्ट शेल में 281, 281, और इसमें भी क्लोरीन में 287, 287। तो मुझे बताएं क्या इन दोनों के पास 3 नंबर ऑफ शेल्स है कि नहीं है? यस और नो? यस और नो? यस। तो बेसिकली Yes. Yes. पीरियड, हमने जो पीरियड का ट्रेंड पढ़ा है वो क्या पढ़ा था कि देखें, हमने जो पीरियड का ट्रेंड पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, कि जो पीरियड नंबर है इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू, या फिर इसको ऐसे कह देते हैं कि all the atoms in the same period will have same number of shells, and that number of shells will correspond to the group number। मतलब कि सर पीरियड 3 के जितने एलिमेंट होंगे उनके पास 3 नंबर ऑफ शेल्स होंगे, पीरियड 4 के जितने एलिमेंट होंगे उनके पास 4 नंबर ऑफ शेल्स, 5 के जितने होंगे 5, 6 के जितने होंगे 6, 7 के जितने होंगे 7। तो आपके पास पीरियड के जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे। अब सोडियम के पास, सोडियम का इलेक्ट्रॉन नंबर 11 था, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, और क्लोरीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है। तो मैंने 2,8,7, 2,8,7 कर दिया, ठीक है? तो मुझे बताया जरा बहुत सोच के, कहना है कि अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम। यस और नो? Yes. Yeah. ठीक है, यस। अब मुझे बताएं ये जो मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन शील कर रहे हैं? इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन शील कर रहे हैं? 10.
10, हाउ 10? बिकॉज सर In अगर the आप first देखें shell there is two. तो, और Mm-hmm. सेकंड शेल में 8 है, तो टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है जो कि इस इलेक्ट्रॉन के आगे है। मुझे यूशा ये बताएं कि इस इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन शील कर रहे हैं। 10 अगेन, या फिर हम दूसरों को काउंट करेंगे? आप मुझे बताओ, ये वाले इलेक्ट्रॉन है 1 2 10. 3 4 5 6, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 6 इलेक्ट्रॉन मेरे ही शेल के पार्ट है, राइट? तो ये तो समझो मेरे Mm-hmm. मेरे साथ खड़े हुए हैं, राइट? तो क्या लेट्स से जस्ट Yes. इमेजिन समवन वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, मेरे आगे 2 लोग खड़े हुए थे और मेरे साथ यहाँ पे 3 और लोग खड़े हुए थे। तो मुझे बताएं, जो 3 लोग ये मेरे साथ खड़े हुए हैं, क्या ये मुझे शील्ड कर रहे हैं क्या? ये तो मेरी लाइन में नहीं. खड़े हैं, तो मुझे शील्ड तो नहीं कर रहे, राइट? Mm-hmm. सो इन कैन आई से कि Yes. बोथ ऑफ दीस इलेक्ट्रॉन्स, हम इन दोनों की अगर बात करें तो बोथ ऑफ देम आर शील्डेड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, राइट? Yes. यस और नो? सो अक्रॉस द पीरियड सर नंबर ऑफ शेल्स सेम है, शील्डिंग इफेक्ट भी सेम है, राइट? यस और नो? बिकॉज दोनों को 10 Yes. इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं। ऐसा ही उम्र बात समझ आ रही है? Yes. अब मुझे बताएं, जब नंबर ऑफ शेल सेम है, इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट सेम है, बट अगर आप प्रोटॉन नंबर को देखो ना तो वो बढ़ रहा है। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स है और क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स है। तो मुझे बताएं, ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियस किसका है, सोडियम का या क्लोरीन का? Chlorine. क्यों सर? बिकॉज उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। तो मुझे बताएं, जब उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो क्या उसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा नहीं होगा? मतलब सर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हमने उसी वक्त बात की थी कि देखिए सर, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इजंट इट? तो जब जो प्रोटॉन्स होंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उस अट्रैक्शन को हम न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। अब आई बी लाइक के देखें सर, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स की पावर है, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स की पावर है। तो क्या कैन आई से, उमर यूल बी टेलिंग मी दिस थिंग, कैन आई से कि जो सर हमारे पास ये क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसकी जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन वो भी ज्यादा हो जाएंगी, यस और नो? Yes. न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगी, राइट? बिकॉज ऑफ कोर्स उसका प्रोटॉन नंबर बड़ा है। अब पता है होता क्या है, देखिए मेरी बात समझिएगा, जब आपके पास प्रोटॉन नंबर बढ़ जाते हैं और शील्डिंग इफेक्ट भी सेम है, नंबर ऑफ शेल्स भी सेम है, बट न्यूक्लियस के प्रोटॉन नंबर बढ़े मतलब कि सर न्यूक्लियस मोर पॉजिटिव हो रहा है, मोर स्ट्रांगर हो रहा है। तो फिर पता है क्या होगा, कि आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो जाएगा। वही न्यूक्लियस क्या करेगा, अब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को और टाइटली अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन वाई वी से कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा होता है। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? ये पूरी बात चैप्टर नंबर 1 में हमने करी हुई है। Yes. युषा, ये बात Yeah. Yes. समझ आई? मुझे मुझे आयुषा प्लीज ये बताएं कि अक्रॉस द पीरियड हमारे पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों हो रहा है? आयुषा, कैन यू हेयर मी? Atomic radius is decreasing because number of shells is नंबर ऑफ decre शेल्स decreasing. अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज हो रहे होते हैं या सेम होते हैं? सेम रहते हैं तो फिर जी युषा, डू यू वांट टेल, आप बता रहे हो कुछ? Mm-hmm. Yes, sir, I can tell because प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव एनर्जी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से और क्लोजली पैक्ड होता जा रहा है. हाँ, होगा क्या कि सर, देखिए देखिए आयुषा, रिलैक्स, मेरी बात सुने। ये सोडियम और क्लोरीन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लिसन टू मी। सोडियम एंड क्लोरीन दोनों मुझे बताया पीरियड 3 का पार्ट है, राइट? यस और नो? yes तो इन दोनों के पास 3 नंबर ऑफ शेल्स होंगे। जी मतलब अब इस बात पे कोई डिबेट नहीं होगी सर, पीरियड अगर 3 है तो नंबर ऑफ शेल्स भी कितने, 3 है। मतलब सोडियम के पास भी 3 शेल्स है और क्लोरीन के पास भी 3 शेल्स है। बट मुझे बताएं, yes इनमें से किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, सोडियम का या क्लोरीन का? chlorine Chlorine. तो मुझे बताएं, क्लोरीन का न्यूक्लियस मोर स्ट्रॉन्गर है। डोंट यू थिंक कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? yes तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, सो कैन आई से कि आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो जाएगा, राइट? यस और नो? yes अब मुझे बताएं, मैं अगर एक आउट सोर्स से एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आता हूँ और उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे बताएं कौन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन या फिर सोडियम? एक बाहर से chlorine इलेक्ट्रॉन, क्यों सर? क्योंकि देखें सर, आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका और न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी कम है, लेस डिस्टेंस है, राइट? एक तो डिस्टेंस भी कम है, और कैन आई से कि आपके पास क्लोरीन का न्यूक्लियस मोर पावरफुल है बिकॉज उसके पास 6 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स है, राइट? यस और नो? yes yes
तो हम कहेंगे कि देखिए सर इसका डिस्टेंस भी कम है एंड इट इज मोर पावरफुल, लेस डिस्टेंस एंड सो इट विल बी लेस डिस्टेंस एंड more protons, so more powerful. So what I'm gonna say is sir across the period number of shells same है, shielding effect भी same है, एंड आपके पास क्योंकि प्रोटॉन नंबर बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है. सर व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं. तो जब न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं तो उस अट्रैक्शन को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. तो हम क्या कहेंगे कि सर अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, तो न्यूक्लियर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, राइट? तो जब ज्यादा हो जाएगी तो कहना ऐसे कि अक्रॉस द पीरियड एलिमेंट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे, इजंट इट? Yes. Yes. हाँ. तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं और शील्डिंग इफेक्ट सेम है. देखें नंबर ऑफ इसको जरा सही करूं कि अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम. बल्कि मैंने सही तो लिखा है, नंबर ऑफ शेल्स, ये शील्ड हो गया, रुके, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ शेल्स सेम है बट शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स रफली द सेम. एंड आपके पास क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं. सो कैन आई से which means that nucleus tendency to attract electrons will increase, therefore across the period electronegativity will increase. Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाली बात पे आ रहे हैं, बाद में आ रहा हूँ. और मैं डाउन द ग्रुप कहूंगा कि सर डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स भी बड़े होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है, विच तो न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम हो रही होती है, देयरफॉर न्यूक्लियस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, राइट? यस और नो? ये बात सबको Yes. समझ आ रही है? Yes. Yes. Yes, ठीक है sir. जी. अब ना इस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाली बात पे आते हैं. गाइस नाउ बी वेरी अटेंटिव. ओके, अगर हम इस पे आते हैं, मैं सोडियम को और क्लोरीन को कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा कि सर सोडियम के न्यूक्लियस के पास ना 11 प्रोटॉन्स थे, क्लोरीन के न्यूक्लियस के पास 17 प्रोटॉन्स थे. तो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब कि न्यूक्लियस को जो है ना, अब न्यूक्लियस मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और शील्डिंग इफेक्ट भी सेम है, राइट? बट अगर आप डाउन द ग्रुप पे आते हो, डाउन द ग्रुप में मुझे बताएं, अगर आप लिथियम और सोडियम को कंसिडर करें तो लिथियम में 3 प्रोटॉन्स है और सोडियम में 11 प्रोटॉन्स है, राइट? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो Yes. मुझे बताएं ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियस किसका है, सोडियम का या लिथियम का? Sodium. Sodium. ठीक है, Sodium. बट यहाँ पे पता है मसला क्या हो रहा है? मुझे बताएं, ये जो सोडियम का न्यूक्लियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं? 10. 10, राइट? और लिथियम को कितने कर रहे थे? 2. 2. तो 2. कहना ऐसे यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, Mm-hmm. Yes. Yes. बट ऊपर वाले केस में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा था क्या? No. आयशा आप बताएं, क्या ऊपर वाले केस में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है? No. It was तो constant. इट वॉज कांस्टेंट. तो हम कहते हैं कि सर डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड दोनों केसेस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, बट डाउन द ग्रुप मसला क्या है सर, शील्डिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है. तो समझो एक तरफ न्यूक्लियस आपके पास स्ट्रांग हो रहा है तो हम कह रहे हैं न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, बट शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है, इस इंक्रीज को आउटवेट कर रहा है, आउटवे कर रहा है. मतलब कि एक तरफ आपका न्यूक्लियस स्ट्रांगर हो रहा है बट क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है ना, तो वो आपके पास न्यूक्लियर का स्ट्रांग होना मेरे किसी काम का नहीं आ रहा. हम कहते हैं कि देखिए सर दोनों केसेस के अंदर आपके पापास न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज होता है, बट मेटल्स वाले ये जो अक्रॉस द पीरियड वाले केस में बेसिकली क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट के सेम रहने से ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये मेरे लिए क्या हो जाता है, अफेक्टिव हो जाता है. तो हम कहते हैं कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. डाउन द ग्रुप इशू क्या है कि क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही है तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, बट मुझे बताएं क्या वो मेरे लिए किसी किस्म का अफेक्टिव रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा. क्यों सर? बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट इतना बढ़ी है, तो वो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज वाले केस को आउटवेट कर रहा होगा. तो विल बी लाइक कि देखिए सर डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है. क्यों? बिकॉज इवन दो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बट शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से मुझे बताएं क्या वो मेरे लिए इफेक्टिव किसी काम का हो रहा है, क्या वो मेरे लिए इफेक्टिव हो पा रहा है? आयशा आप बताओ, यस और नो? Yes. No.
डाउन द ग्रुप मुझे बताएं, नंबर ऑफ क्या प्रोटॉन नंबर बढ़े, यस और नो? पढ़ रहे हैं या? तो क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है? जी। क्या शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है अ, डाउन द ग्रुप? हाँ बढ़ रहा जब है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो मुझे बताएं, वो जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है क्या वो मेरे लिए किसी काम का रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सर एक तरफ आपका न्यूक्लियर स्ट्रांग हो रहा है, बट दूसरी तरफ शील्डिंग बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज आपके किसी काम ही नहीं आ पा रहा। तो डाउन द ग्रुप में हम कहते हैं कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, और अक्रॉस द पीरियड में कहते हैं कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। मुझे सब बच्चे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? यस। यस सर। Yes. सबको क्लियर है? आगे चलूं? यस। उमर गॉट द पार्ट? Yes. ओके। Yeah. अब हम आ रहे हैं, देखिए सर बात सारी ऐसी है कि अब ना अभी हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए सर कोई भी हमारे पास अगर दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, तो समटाइम्स आयोनिक बॉन्ड बनता है, समटाइम्स कोवलेंट बनता है। अच्छा, कोवलेंट ना अब दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, एक पोलर एक नॉन पोलर। ये पोलर नॉन पोलर कैटेगरी अभी हम समझते हैं, बट फॉर नाउ जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो आई विल बी लाइक कि देखिए सर होता क्या है कि हमारे पास ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखा जाता है। मतलब कभी भी ए और बी बॉन्ड बनाएंगे ना, तो हम दोनों उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो जाएगी तो इसका क्या मतलब होगा कि वो लोग आयनिक बॉन्डिंग कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0.5 और 1.57 के बीच में होगी तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और 0.5 या उससे कम होगी तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, पोलर नॉन पोलर क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बस ये बात पता होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है जो कि आपको याद नहीं करनी, एग्जामिनर खुद से देगा। एक एग्जाम्पल करते हैं NaCl। वैसे मुझे बताएं, सब लोगों को पता ही है सोडियम क्लोराइड तो आयनिक कंपाउंड है, राइट? है ना? बिकॉज एक मेटल है एक नॉन मेटल है, इजंट इट? यस। Yeah. अब जरा अगर यस। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को देखते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0.93 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.16 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 2.23। मुझे बताएं क्या मैं इस कैटेगरी में लाइक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, यस और नो? यस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 या 2 से ज्यादा है ना, ऐसा ही है यशा, यस और नो? यस। यस सर। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 या 2 से ज्यादा होगा तो ये कौन सी बॉन्डिंग करेंगे, आयनिक बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है जी। अब जरा हाइड्रोजन और क्लोरीन पे आते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.0 है, और दिस इज नॉट क्लोरीन, दिस इज कार्बन, माय बैड। क्लोरीन की वैल्यू है 2.5, तो अगर आप 2 या 2.5 को माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 0.5। तो मुझे बताएं क्या 0.5 ये थर्ड कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज दिस इज लेसर देन इक्वल टू, इज इट? हम्म। Yeah. सो इस केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपके पास 0.5 आ रहा है। देयरफॉर, थ्री डॉट्स का मतलब होता है देयरफॉर ये किस कैटेगरी में आ रहा है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग वाली कैटेगरी में आ रहा है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग वाली कैटेगरी में। फिर हम आ रहे हैं लिथियम फ्लोराइड पे। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1 है, फ्लोरीन की कितनी है, 4.0 है। तो मैंने इन दोनों की वैल्यूज को भी माइनस करा, मेरे पास आंसर आ रहा है 3। मुझे बताएं 3 आंसर आ रहा है, इन दोनों के बीच, इन दोनों एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो आ रहा है ना वो 3 आ रहा है। तो मुझे बताओ उमर, आप बताओ हम कौन सी कैटेगरी में लाइक करेंगे, आयनिक बॉन्ड, पोलर या नॉन पोलर? Ionic. आयोनिक के अंदर, क्यों सर? बिकॉज आयोनिक के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 या 2 से ज्यादा होता है। मतलब कि सर हमें ये बात पूरी समझ आ गई कि जब भी दो एटम्स ए और बी आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो हम उनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वैल्यू को देखेंगे। अगर वो डिफरेंस 2 से ज्यादा हुआ तो आयोनिक बॉन्डिंग, अगर 0.5 और 1.7 के बीच में हुआ तो पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग, और अगर 0.5 से कम हुआ तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाएगा। मुझे बताइए ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? यस सर, Yes. ये सैम्पल वैल्यूज डेटा बुकलेट में दी हुई है? नहीं नहीं, ये एग्जामिनर आपको खुद देगा। ओके। ठीक है, अब ऐसा करें कि जल्दी से शाबाश ना, हाइड्रोजन, मतलब ये जो ऊपर की दो एग्जाम्पल्स है ना इनको अभी कर लें जल्दी से। ठीक है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन की अब देखिए करेंगे किस तरह। पहले लिखे हाइड्रोजन, फिर लिखे नाइट्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को लिखें, उन दोनों का सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आएगा। फिर आंसर का बताएं कि वो किस कैटेगरी में लाया करें, देयरफॉर दिस कैटेगरी। ठीक है, इस तरीके से करना है, शाबाश दो का करें, हम अभी इनको डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास सेकंड वाले केस के अंदर, ऑक्सीजन इज 3.5, नाइट्रोजन इज 3.0, तो आंसर -3. आ रहा है 0.5 आ रहा है। 0.5 का जीरो मतलब पॉइंट क्या है फाइव कि हम नॉन पोलर कोवलेंट नॉन बॉन्डिंग वाले पोलर। केस में आ रहे हैं। शाबाश, बाकी दो को भी कर ले जल्दी से, बाकी दो को भी कर ले जल्दी से जल्दी से। जी,
सो फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन सोडियम वाले केस में क्या आ रहा है सर? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4.0, सोडियम है 0.93। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर क्या आया था? 3.07 आ रहा होगा, राइट? यस और नो? Yeah, Yes. तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई? आयोनिक बॉन्डिंग वाली ionic. कैटेगरी। व्हाट अबाउट लिथियम ऑक्साइड? Ionic as well due to 2.5. 2.5 है, बिकॉज लिथियम इज 1, ऑक्सीजन इज 3.5, तो 3.5 माइनस 3.5. 1, तो ये मेरे पास क्या आ रहा था? 2.5 वाली कैटेगरी आ रही है, ओके। अच्छा Mm-hmm. जी, मैं आप लोग को ना और कुछ देता हूँ। अम, ये ना, ये वाले केस भी करें सॉल्व, ये दो केस भी करें, बल्कि तीन केस है। दिस वन इज वन, फ्लोरीन कार्बन, फ्लोरीन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज ये रही। जल्दी से बताना है, एक सब सारे बच्चे एक एक बता देंगे, ठीक है? जी उमर, आप मुझे बताएं फ्लोरीन एंड क्लोरीन का। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इज 4.0, राइट? जी एक मिनट, मैंने कार्बन करा करा पहले. ओके ओके ओके, चलिए चलिए, टेक अ मिनट आप लोग कर ले पहले, टेक अ मिनट आप लोग कर लो पहले। You're done. ओके, सो आयशा टेल मी, व्हाट अबाउट फ्लोरीन एंड कार्बन? इनका बॉन्ड, पहले मुझे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बताएं, डिफरेंस बताएं, फिर बताएं कि बॉन्ड पोलर होगा, नॉन पोलर, या फिर आयनिक होगा। Fluorine or carbon? या Fluorine is 4.0 and carbon is 2.5 और इन दोनों का जो difference बनता है that is 1.5 so that makes it polar covalent. पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग, ओके। युषा, व्हाट अबाउट फ्लोरीन एंड क्लोरीन? So we'll get fluorine is 4 and chlorine is 3.16. So we'll get 0.84. व्हिच इज Or व्हाट can you show कैटेगरी? me the values? Polar. पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, Mm-hmm. उमर, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन? 2.0 minus 3.16, and the difference is 1.16, which makes it polar. पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है जी। सो आई होप ये बात हम सबको समझ आ गई होगी कि पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने हमसे क्या बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 2। अब देखिए, जब हमारे पास दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, और उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 या 2 से ज्यादा हो जाता है, तो आपके पास फिर पता है क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब आपके पास एक एटम इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को। अब मुझे पता है, हमने स्टार्टिंग में ये थोड़ी सी बात की थी ना, हमने क्या कहा था कि इन दीज बॉन्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स इज लार्ज इनफ। इनके बीच का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है फॉर टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिजल्टिंग इन आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज सो मच दैट दिस लीड्स टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, उसको आपके पास इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, वो बेसिकली एनाइन बन जाता है, और दूसरा कैटाइन बन जाता है। ठीक है, ये बात सबको समझ आ रही है? इसको देखें प्लीज। Yes, sir. Yes. अच्छा, ये तीन डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनानी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3 एंड MgCl2, बेसिक ओ लेवल्स बनाना है, ओके? ये भी कर लेना है। और मुझे बताएं, आयनिक बॉन्डिंग वाली बात क्लियर है आयशा? आगे चलूं? Yes, आगे Yes. चल. बस बाकी हमने आज डिस्कस करा था अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि सर ये एक एटम की पावर होती है, द टेंडेंसी ऑफ दैट एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पा रहा है, सो वी कैन कॉल इट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर एक एटम इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे, राइट? हाइड्रोजन और क्लोरीन की केस में मुझे प्लीज कोई बताए कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? जी, Hydrogen is less Hydrogen. electronegative. ठीक है। वाई हाइड्रोजन इज लेस नेगेटिव, लेस Less इलेक्ट्रोनेगेटिव? protons. बिकॉज इट हैज लेस प्रोटॉन Yeah. नंबर, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर कम है।
ठीक है। एंड मुझे जरा ये बताएं, देखिए हमने बात की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम पॉलिंग स्केल पे मेजर करेंगे जिसकी वैल्यू 0 से 4 तक की होंगी। हमें बिल्कुल नहीं जानना कि ये कैसे होता है, ठीक है। बाकी एक और छोटी सी बात ये होती है कि हमने इसके ट्रेंड पढ़े इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। मुझे आयशा प्लीज अक्रॉस द पीरियड का थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी, हमने क्या पढ़ा है कि अक्रॉस द पीरियड सर क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स को पहले सब नंबर ऑफ शेल्स आते हैं, अक्रॉस द पीरियड नंबर Uh, ऑफ शेल्स। across the period, number of shells remain the same, ठीक है, because of which shielding also remains the same. देयरफॉर ओके, बेहतरीन हो गया। तो शील्डिंग भी सेम है, बट मुझे बताएं क्या प्रोटॉन नंबर बढ़े? Uh, proton number G बढ़े। तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा। जी। So can I say effective nuclear charge will increase? Because अभी न्यूक्लियर प्रोटॉन भी बढ़े और शील्डिंग इफेक्ट भी सेम है, राइट? तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ Yes, जाएगा, मतलब कि न्यूक्लियस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी अक्रॉस द पीरियड? increases। तो जब न्यूक्लियस की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगी, कैन आई से कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? Yes, व्हाट अबाउट उमर, व्हाट अबाउट and डाउन द ग्रुप? या the electron cloud will shrink। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो जाएगा, देयरफॉर atomic radius will also decrease, right? Apparently। Yes, ठीक है, उमर व्हाट अबाउट डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं? इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट को क्या होता है? वो भी इंक्रीज होता है। तो जब वो इंक्रीज होगा तो आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा, राइट? बिकॉज सर एक तरफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, बट शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या हो रहा है कि मेरा कोई फायदा ही नहीं हो पा रहा, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर न्यूक्लियर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? इट विल डिक्रीज, कम। राइट? तो जब वो डिक्रीज होगी तो कहना से अक्रॉस डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस या। सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये दोनों बातें हमने आज यहाँ पे की थी, एंड देन वी जस्ट डिस्कस दिस पार्ट। ये जो हमें याद होगा कि सर आयनिक बॉन्डिंग, पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या सीन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि देखिए सर इसको आप पोलर क्यों कह रहे हैं, इसको नॉन पोलर क्यों कह रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके जी। ओके सर। ओके okay। ओके। ओके।